बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इससे पहले आप इस कहानी की 12 हिस्सा सुन चुके हैं और अब किस नंबर 13 मुलाहिजा फरमाएं। शांता ने मेरे साथ छमिया को गेट में दाखिल होते देखा, लेकिन वहां तारीकी में उस पर तवज्जो नहीं दी गई। मगर रोशनी में आते ही वो चौंक गई। ये कौन है? उसने पूछा। इसकी वजह से आज मेरी जान बची है, मैंने जवाब दिया। दुश्मनों के नरगे से भी मुझे यही निकाल कर लाई है। अगर ये साथ ना होती तो मैं यहाँ तक पहुंचता और रात से ही मैं मारा जाता। वो इसकी जान के भी दुश्मन हो रहे हैं, इसलिए मैं इसे भी अपने साथ ले आया हूँ। शांता बड़ी नागवार सी नजरों से छमिया की तरफ देख रही थी और उसकी वजह मेरी समझ में आ गई। जब मैं बेला के साथ छमिया के काटेज पर आया था तो उसने बहुत मुख्तसर सा लिबास पहना हुआ था। उसके बाद बेला से निमटने के चक्कर में उस पर तवज्जो नहीं दी थी और अब शांता को उसे घूरते पाकर मुझे भी ख्याल आ रहा था कि किसी के घर जाने के लिए छमिया की ये लिबास बिल्कुल मुनासिब नहीं था। तुम मेरे साथ आओ। शांता छमिया को इशारा करते हुए एक कमरे में घुस गई। छमिया ने मेरी तरफ देखा और कमरे में दाखिल हो गई। चंद मिनट बाद वो शांता के साथ बाहर निकली तो मेरे होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। छमिया ने टखनों तक लंबी मैक्सी पहन रखी थी। शांता खुद भी मैक्सी पहने हुए थी। मेरा ख्याल है वो लोग इसी इलाके में तुम्हें तलाश कर रहे हैं। कुछ देर पहले मैंने फायरिंग की आवाज सुनी थी, शांता ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। उन्हें ये शुबा नहीं हो सकता कि हम यहाँ हैं, मैंने जवाब दिया। हम जिस जगह से भागे हैं वो यहाँ से कम से कम 1 मील दूर है। हम छुपते छुपाते यहाँ पहुंचे हैं। तकरीबन 1 घंटा पहले अलका का फोन आया था, शांता बोली। वो तुम्हारे लिए बहुत परेशान है। मैं पहले उसे फोन पर इतला दे दूं। हम उस वक्त निशिस्त गांव में थे। एक तरफ स्टैंड पर टेलीफोन भी रखा हुआ था। शांता ने अलका का नंबर मिलाया और लाइन मिलने पर मेरे बारे में इतला देने लगी। फिर उसने फोन का रिसीवर मेरे हाथ में थमा दिया। मैं कुछ देर तक अलका से बातें करता रहा, फिर शांता की तरफ मुतवज्जो हो गया। बाकी बातें तो बाद में होंगी, पहले हमें कुछ खाने को दो। मुझे तो बड़े जोर की भूख लग रही है। रसोई में देखती हूँ, तुम लोग उस कमरे में बैठ जाओ। मैं यहाँ की बत्ती बुझा दूंगी क्योंकि बाहर से इस कमरे की रोशनी दिखाई देती है। मैं एक कुर्सी पर बैठ गया। छमिया भी पलंग की पट्टी पर टिक गई। उसके चेहरे पर अब भी खौफ के तासरात थे। आराम से बैठो छमिया, मैंने कहा। डरने की जरूरत नहीं, ये जगह बिल्कुल महफूज है। यहाँ हमारे लिए कोई खतरा नहीं। छमिया उठकर दूसरी कुर्सी पर बैठ गई। वो अजीब सी नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। क्लब में मैंने उसे बताया था कि सैलानी आदमी हूँ, घूमता घुमाता आज ही माउंट ईबू पहुंचा हूँ और अभी तक मैंने कहीं रिहाइश का बंदोबस्त भी नहीं किया। और अब तक जो कुछ हुआ था वो उसके लिए यकीनन हैरत अंगेज और जहन को उलझा देने वाला था, खास तौर से हमारी ये पनाहगाह। छमिया यकीनन सोच रही होगी कि अगर मैं इस शहर में अजनबी हूँ तो एक लेडी डॉक्टर ने अपने घर में पनाह क्यों दे दी। और शांता से मेरी बातें और अलका अग्निहोत्री से फोन पर होने वाली गुफ्तगू ने भी उसके जहन को उलझा रखा होगा। तकरीबन आधे घंटे बाद शांता हमारे लिए खाना ले आई। आलू मेथी की भुजिया और गर्म गर्म चपातियां। भुजिया की खुशबू से भूख और चमक उठी। उस वक्त खाना खाने में वाकई ही मजा आ गया। खाने के बाद शांता मुझे अलग ले गई और सूरत-ए-हाल दरियाफ्त करने लगी। मैंने उसे बेला के बारे में बताना जरूरी नहीं समझा, ताहम उसे ये बताया कि बाजार में घूमते हुए एक आदमी को मुझ पर शुबा हो गया था। उससे बचने की कोशिश में मैं मजीद उलझता चला गया और किसी तरह छमिया तक पहुंच गया, जो मुझे बचाने की कोशिश में खुद भी इस चक्कर में फंस गई। मैंने उसे छमिया की असलियत के बारे में बताना भी जरूरी नहीं समझा। ठीक है, शांता ने मेरे खामोश होने पर कहा। मैं तुम लोगों को ऊपर वाले कमरे में छोड़ देती हूँ। सुबह काम करने वाली औरत आ जाती है। उसने अगर तुम लोगों को देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। सुबह मुझे बहरहाल उसका भी बंदोबस्त करना पड़ेगा। अगर किसी को यहाँ तुम लोगों की मौजूदगी का शुबा हो गया तो नागराज के आदमी तुम लोगों के साथ मुझे भी खत्म कर देंगे। डरती हो? मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमा दी। अगर मुझे कोई खौफ होता तो तुम्हें अंदर घुसने ही ना देती, शांता ने जवाब दिया। लेकिन बेखौफ होने का मतलब ये नहीं कि किसी को खातिर ही में ना लाया जाए। मुहतात रहना बहरहाल अच्छी आदत है। ये 2 मंजिला बंगला था। ऊपर जाने के लिए जीना भी हाल ही में था। ऊपर भी 3 कमरे थे। एक कमरे में पहुंचकर अंधेरे में टटोलते हुए शांता ने पहले खिड़कियों के पर्दे बराबर किए और फिर मध्यम रोशनी वाला बल्ब जला दिया। तुम लोग यहाँ सो जाओ, कल सुबह बात करेंगे, शांता कहते हुए वापस चली गई। मेरी वो रात बेचैनी से ही गुजरी। छमिया तो खौफजदा होने के बावजूद बिस्तर पर लेटते ही सो गई। मुझे रात के आखिरी पहर तक नींद ना आ सकी। रात भर सड़क पर गाड़ियों की भागदौड़ की आवाजें सुनाई देती रही, जिसका मतलब था कि हमारी तलाश जारी थी। मैं अगरचे 4 बजे के बाद ही सोया था, लेकिन सुबह 9 बजे शांता के चीखने चिल्लाने की आवाज से मेरी आंख खुल गई। मैं कमरे के दरवाजे में खड़े होकर गौर से सुनने लगा। मुझे जल्द ही अंदाजा हो गया कि मुलाजमा पर वो बरस पड़ी थी और फिर 1 घंटे बाद शांता हमें नीचे ले गई। तब पता चला कि शांता किसी बात का बहाना बनाकर मुलाजमा पर बरस पड़ी थी और उसे काम से निकाल दिया था। हमें नाश्ता देकर शांता क्लिनिक में चली गई। क्लिनिक वाला हिस्सा बिल्कुल अलग थलग था और अंदर अगरचे दरवाजा था, मगर शांता ने उसे बंद कर दिया था। और फिर उस दौरान शांता से कुछ और बातें मालूम हुई। नागराज के आदमी रात भर हमें तलाश करते रहे थे। छमिया के काटेज वाले इलाके में वो लोग जबरदस्ती कई घरों में घुस गए थे और हमारे बारे में पूछते हुए कई लोगों से मारपीट भी की थी।
लोगों को ये धमकियां भी दी गई थी कि अगर किसी ने हमें पनाह दी तो उसके घर को जला कर भस्म कर दिया जाएगा। उस रात हम नीचे वाले कमरे में सोए थे। 2 बजे के करीब मेरी आंख खुल गई। कोई गाड़ी ब्रेकों की तेज चिड़चिड़ाहट की आवाज के साथ बंगले के सामने रुकी थी और फिर उसके चंद सेकंड बाद ही कॉल बेल की आवाज गूंज उठी। लगता था जैसे कोई बार बार बेल का बटन दबा रहा हो और उसके साथ ही गेट भी धड़धड़ाया जाने लगा। मैं उछलकर बैठ गया। रिवॉल्वर भी मेरे हाथ में आ गया। मेरी नींद काफूर हो चुकी थी। छमिया भी जाग गई। उसके चेहरे पर एकदम खौफ के तासरात फैल गए। मैं कमरे से बाहर आया तो शांता अपने कमरे से निकल रही थी। उसके चेहरे पर भी अनजाने से खौफ के तासरात नुमाया थे। कॉल बेल बजाने के साथ गेट अब भी जोर जोर से धड़धड़ाया जा रहा था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। एक अनजाना सा खौफ मुझे भी अपनी लपेट में लेने लगा। गर्दन पर चींटियां रेंगने लगी। मेरे दिल में एक ही ख्याल था, उन लोगों को शायद पता चल गया था कि हम यहाँ छुपे हुए हैं और ऐसे वक्त पर रेड किया था कि भागने का मौका न मिल सके। यहाँ से भागने का वाकई कोई रास्ता नहीं था। इस बंगले की पिछली तरफ एक और 2 मंजिला बंगला था और एक तरफ करीन का बना हुआ था और दूसरा दरवाजा था जो धड़धड़ाया जा रहा था। मैंने शांता की तरफ देखा। उसका चेहरा धुआं हो रहा था। छमिया भी बिस्तर से उठकर मेरे साथ जुड़कर खड़ी हुई थी। शांता दरवाजे के करीब पहुंच चुकी थी। मैंने छमिया को वहीं रुकने का इशारा किया और तेज तेज कदम उठाता हुआ शांता के करीब पहुंच गया और दरवाजे की आड़ में खड़ा हो गया। मैं चूहे की मौत नहीं मारा जाना चाहता था और मेरे हाथ में रिवॉल्वर भी था। इसमें 3-4 गोलियां थी और मुझे यकीन था कि मरने से पहले 3-4 को जरूर खत्म कर दूंगा। शांता ने दरवाजा खोला और बाहर झांकते हुए पूछा, कौन हो? उसके लहजे में हल्की सी थरथराहट थी। बाहर से कुछ कहा गया जिसे मैं सुन नहीं सका। शांता ने गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखा और बाहर निकल गई। मैं रिवॉल्वर लिए दरवाजे की आड़ में खड़ा रहा। एक लम्हे को मेरे ذہن में यह ख्याल भी आया था कि डॉक्टर शांता ने हमें फंसाने की कोशिश तो नहीं की थी, लेकिन इस ख्याल को ज़हन से झटक दिया। वो ऐसा नहीं कर सकती थी। शांता के वापस आने में 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगा था। क्या हुआ? कौन है बाहर? उसके अंदर दाखिल होते ही मैंने सरगोशी की। मेरी तो जान ही निकल गई थी। शांता ने भी सरगोशी में जवाब दिया। मैं तो समझी थी उस राक्षस के आदमियों ने हल्ला बोल दिया, मगर ये कनूर गंभीर सिंह का बेटा है। कनूर जी पर हार्ट अटैक हुआ है। तुम अपने कमरे में जाओ, मैं गेट को बाहर से ताला लगाकर चली जाऊंगी। मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। शांता अपने कमरे में चली गई थी। मैं छमियों को लेकर अपने कमरे में आ गया और दरवाजा बंद कर दिया। हम शांता के बंगले में 3 दिन रहे। इसी दौरान मैंने महसूस किया था कि ये जगह हमारे लिए महफूज नहीं थी। रात को क्लिनिक बंद होने के बाद भी कोई ना कोई यहाँ आता ही रहता था और किसी वक्त भी हमारा राज खुल सकता था। इसलिए मैंने यहाँ से जाने का फैसला कर लिया और शांता को भी इस फैसले से आगाह कर दिया। कहाँ जाओगे? अलका के आश्रम? शांता ने पूछा। नहीं, मैंने नफी में सारी लाया। फिलहाल वहां जाना मुनासिब नहीं समझता। कोई और जगह देखनी होगी। वो लोग पागल कुत्तों की तरह तुम्हारी बू सूंघते फिर रहे हैं। कहाँ जाओगे? एक जगह है मेरी नजरों में। मैंने उसकी बात काट दी। मैं नहीं चाहता कि हमारी वजह से तुम पर किसी तरह की मुसीबत आए। वो जगह हमारे लिए ज्यादा महफूज रहेगी। मुझे अब भी ये इत्मीनान था कि बेला के अलावा कोई और मुझे पहचानता नहीं था और दायरा है बेला 24 घंटे सड़कों पर तो नहीं घूमती रही होगी जो मुझे देख लेगी। वैसे उन 3 दिनों के दौरान बेला के बारे में कोई खबर नहीं मिली थी। उस रात छमिया ने वाडका की आधी बोतल उसके पेट में उंडेल दी थी। वो न जाने किस हाल में थी। मेरे लिए मसला अब छमिया का था। छमिया को तो वो सब लोग पहचानते थे और उसे आसानी से शिनाख्त किया जा सकता था, लेकिन बहरहाल थोड़ा वो रिस्क तो लेना ही था। मैं छमिया को छोड़कर भी नहीं जा सकता था। उसकी वजह ये नहीं थी कि मुझे उसकी जान प्यारी थी, बल्कि मैं उससे काम लेना चाहता था। उसकी छोटी बहन नागराज के आदमियों के हाथों कत्ल हुई थी और वो अपनी बहन का इंतकाम लेना चाहती थी और मैं इस चक्कर में उसे इस्तेमाल करना चाहता था। मैं अगर शहर से निकलना चाहता तो मेरे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं थी। मेरे अंदर इतनी सलाहियत थी कि उन बदमाशों को घेरा तोड़कर निकल सकता था, मगर मैं यहाँ रहना चाहता था। अलका अग्निहोत्री मेरी मदद कर रही थी। मेरे जरिए नागराज से अपने पति का इंतकाम लेना चाहती थी और मैं उस आड़ में इस साजिश को बेनकाब करना चाहता था जो राजस्थान के उन पहाड़ों में मेरे वतन के खिलाफ हो रही थी, जहाँ से इंसान स्मगल करके सरहद पार भेजे जा रहे थे, जो मेरे शहरों ही में तबाही फैला रहे थे, बेगुनाहों को मौत के घाट उतार रहे थे। इसमें शुबा नहीं कि मैं भी जराइम पेशा था। पाकिस्तान में रहते हुए कानून की दजियां बखेरी थी। कई लोग मेरे हाथों मारे गए थे। मैं तवील अरसे तक नौजवान नस्ल के खून में हेरोइन का जहर शामिल करता रहा था, लेकिन मैं था तो पाकिस्तानी। पाकिस्तान मेरी शिनाख्त था। मैंने उस मिट्टी से जन्म लिया था। उस मिट्टी की तासीर तो मेरे खून में शामिल थी। पाकिस्तान में कानून शिकन और जराइम पेशा होने के बावजूद उस सरजमीन की मोहब्बत को अपने दिल से तो नहीं निकाल सकता था। उसकी आन और सलामती के लिए हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी की तरह मैं भी अपनी जान तक देने को तैयार था। इत्तेफाक से मैं एक ऐसी साजिश से वाकिफ हो गया था जिसने मेरे वतन और मेरे बहन भाइयों की सलामती को खतरे में डाल रखा था, और उस घिनौनी साजिश से वाकिफ होने के बाद मैं उससे ला ताल्लुक तो नहीं रह सकता था। अलका इस साजिश के बारे में बहुत कुछ जानती थी और वो सब कुछ मैं उस सूरत में मालूम कर सकता था
جب اس کے شوہر کا انتقام لینے کے لیے اس کی مدد کروں۔ اس کے بعد میں یہاں سے نکل جاتا۔ میں نے دوسروں کی جنگ شروع کر دی تھی، لیکن اس میں میرا بھی مفاد تھا۔ اس رات 9 بجے کے قریب ہم شانتا کے بنگلے سے نکلے۔ شمیا نے شانتا کی ایک ساڑی پہن رکھی تھی اور میک اپ کی آڑ میں چہرے کا اولیا کچھ اس طرح بگاڑا تھا کہ اسے پہلی نظر میں شناخت نہیں کیا جا سکتا تھا۔ بالوں کا سٹائل بھی اس نے کسی حد تک بدل دیا تھا۔ ہم دونوں شانتا کی فیاٹ کی پچھلی سیٹ پر تھے اور شانتا نے اسٹیئرنگ سنبھال رکھا تھا۔ میں نے شانتا سے کہا تھا کہ وہ ہمیں اچال گڑھ کے علاقے میں کسی جگہ اتار دے۔ کار مختلف سڑکوں پر دوڑتی رہی۔ اچال گڑھ یہاں سے شروع ہو جاتا ہے، تمہیں کہاں جانا ہے؟ شانتا نے کار ایک سڑک پر موڑتے ہوئے کہا۔ بس یہیں روک لو، میں نے باہر دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ کار چند قدم آگے جا کر رک گئی۔ میں اور شمیا نیچے اتر آئے۔ شانتا نے وہیں سے یو ٹرن لیا اور واپس چلی گئی۔ اس سڑک پر اکا دکا گاڑیوں کی آمد و رفت تھی۔ میں وہیں کھڑا ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میں یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ مجھے کس طرف جانا ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ کیا گڑبڑ ہے؟ کہاں جانا چاہتے ہو تم؟ شمیا نے پوچھا۔ اچال شوار مندر، میں نے جواب دیا، مگر راستہ سمجھ نہیں آ رہا۔ میرے ساتھ آؤ، میں بتاتی ہوں، شمیا نے کہا۔ اس سڑک پر تقریباً 1 فرلانگ کا فاصلہ طے کرنے کے بعد ہم ایک اور سڑک پر مڑ گئے جو بتدریج بلندی کی طرف جا رہی تھی۔ یہ رہائشی علاقہ تھا، کہیں کہیں کوئی دکان بھی نظر آ جاتی۔ ہم لوگوں سے دور رہ کر آگے بڑھتے رہے اور پھر جیسے ایک اور سڑک پر گھومے، راستہ میری سمجھ میں آ گیا۔ یہ وہی سڑک تھی جس طرف میں پہلے روز رات کے وقت ایک عورت کی کار چھین کر آیا تھا، اور اس سڑک پر آگے جا کر کار کا پیٹرول ختم ہو گیا تھا۔ بہت آگے بلندی پر اچال شوار مندر کی بتیاں نظر آ رہی تھی۔ اس سڑک پر پیدل لوگوں کی آمد و رفت بھی تھی۔ زیادہ تر لوگ سامنے سے آ رہے تھے، ان میں عورتیں بھی تھیں اور بچے بھی، اور غالباً یہ وہ لوگ تھے جو اچال شوار مندر کی یاترا سے واپس آ رہے تھے۔ شمیا میرے بالکل ساتھ جڑی ہوئی چل رہی تھی۔ میں نے شروع ہی سے محسوس کیا تھا کہ وہ کچھ خوفزدہ تھی۔ خوف ہونا بھی چاہیے تھا، اگر پہچان لی جاتی تو زندگی کی مہلت بھی نہ ملتی۔ میں اس جگہ پہنچ کر رک گیا جہاں رات میری کار خراب ہوئی تھی اور تعاقب کرنے والوں نے مجھے گھیرنے کی کوشش کی تھی۔ اس وقت سامنے سے ایک موٹر سائیکل آ رہی تھی۔ میں شمیا کے ساتھ چلتا رہا۔ موٹر سائیکل ہمارے قریب سے گزر کر دور پہنچی تو میں شمیا کا ہاتھ پکڑ کر سڑک کی ڈھلان پر جاڑیوں میں اترتا چلا گیا۔ ارے ارے، کہاں جا رہے ہو؟ شمیا چیخ اٹھی۔ خاموشی سے چلتی رہو، میں نے کہا۔ شمیا کی ساڑی بار بار جاڑیوں میں الجھ رہی تھی، لیکن میں اسے کھینچتا ہوا دوڑتا رہا۔ مجھے اندیشہ تھا کہ اگر سڑک پر سے کسی نے دیکھ لیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ کسی عورت کو رات کے وقت جاڑیوں میں لے جانے کا مطلب لوگ اچھی طرح سمجھتے تھے۔ ہم جاڑیوں سے نکل کر اس مکان کے سامنے پہنچ گئے جو دراصل اچال شوار مندر کا ہی ایک حصہ تھا اور مندر میں آمد و رفت کے خفیہ راستے کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ میں جینز کی جیب میں چابی ٹٹولنے لگا۔ یہ کس کا مکان ہے؟ شمیا نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پورے ماؤنٹ ایویو میں ہمارے لیے یہ سب سے محفوظ جگہ ہے، میں نے جیب سے چابی نکالتے ہوئے کہا۔ مجھے یہاں سے بھاگے ہوئے کئی روز ہو چکے تھے۔ اگرچہ مندر کے پنڈت نے چابی دیتے ہوئے کہا تھا کہ میں جب بھی آؤں گا اندر داخل ہونے میں مجھے کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی، لیکن نہ جانے میرے ذہن میں یہ خیال کیوں آ رہا تھا کہ اندر سے بولٹ نہ لگا دیا گیا ہو، مگر میرا یہ اندیشہ بے بنیاد نکلا۔ ہضمی کفل میں چابی گھماتے ہی دروازہ آسانی سے کھل گیا۔ پہلے میں نے شمیا کو اندر جانے کا راستہ دیا، پھر خود اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا اور دیوار ٹٹول کر بتی جلا لی۔ اس وقت پہلی مرتبہ میں نے اس مکان کا تفصیلی جائزہ لیا تھا۔ 3 کمرے تھے، 1-2 دروازے کے سامنے والا یہی کمرہ تھا جس میں 3-4 کرسیاں پڑی ہوئی تھی۔ ایک بیڈ روم کے طور پر آراستہ تھا، اس میں 2-4 چارپائیاں بھی بچھی ہوئی تھی، بستر بھی لگے ہوئے تھے۔ تیسرے کمرے میں 2-3 کرسیاں اور ضروریات کی کچھ اور چیزیں بھی پڑی ہوئی تھی۔ ایک چھوٹا سا کچن تھا اور باتھ روم بھی تھا۔ کچن میں ضروری برتن تو موجود تھے مگر کھانے پینے کی کوئی چیز نہ تھی۔ شمیا بھی میرے ساتھ ساتھ گھوم رہی تھی۔ آخر میں ہم دوبارہ بیڈ روم میں آ گئے۔ یہاں 2 چارپائیوں کے بیچ میں ایک پرانی سی تپائی بھی پڑی تھی اور دروازے والی دیوار کے ساتھ 2 کرسیاں بھی رکھی ہوئی تھی۔ اس دیوار پر انٹرکام کا سیٹ بھی لگا ہوا تھا۔ میں نے انٹرکام کا ریسیور اٹھا لیا اور ذہن پر زور دیتے ہوئے یاد کرنے کی کوشش کرنے لگا کہ اس پنڈت نے مجھے کون سے نمبر پریس کرنے کو کہا تھا۔ آخر کار مجھے وہ نمبر یاد آ گیا اور میں نے بٹن دبا دیے۔ 003 یعنی 003۔ تقریباً 1.5 منٹ بعد دوسری طرف سے کال ریسیو کی گئی۔ آواز کسی عورت کی تھی۔ للیتا؟ میں نے اندھیرے میں تیر مارا۔ ہاں میں للیتا ہوں، تم کون ہو؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ میں وہی ہوں جس نے چند روز پہلے اتفاقیہ طور پر پنڈت کے عشرت قدم میں تم لوگوں سے ملاقات کی تھی، اور تم لوگوں نے مجھے چھوٹے مکان سے رخصت کیا تھا اور تمہارے پنڈت نے مجھے اس مکان کی چابی بھی دی تھی۔ میں نے اسے تفصیل سے یاد دلایا کہ میں کون ہوں۔ نام اس لیے نہیں بتایا تھا کہ اس رات ہمارا تعارف نہیں ہوا تھا۔ ناجی، للیتا کی آواز سنائی دی۔ تمہیں میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ میں نے اس کے منہ سے اپنا نام سن کر چونک کر کہا۔ ناگراج کے آدمی تمہیں تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ 3-4 دن پہلے تم نے بیلا کے ساتھ جو کچھ کیا ہے وہ بھی سب کچھ پتا چل گیا ہے۔ بیلا کے ذریعے تمہارا نام پورے ماؤنٹ ایویو کے رہنے والوں کو معلوم ہو گیا ہے۔ اور وہ لڑکی کہاں ہے جو تمہارے ساتھ بھاگی تھی؟ کیا نام ہے اس کا؟ ہاں یاد آ گیا، شمیا۔ وہ میرے ساتھ ہے، میں نے جواب دیا۔
तुम अपने गुरु के साथ यहाँ आ रही हो या मैं आऊँ? तुम वहीं रुको, रास्ता भूल जाओगे, ललिता ने कहा। मैं गुरु को लेकर आती हूँ। ठीक है, मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ, मैंने कहते हुए रिसीवर रख दिया। छमिया एक तरफ खड़ी उलझी हुई नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। मेरे होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट थी। जहन को उलझाओ मत, मैंने कहा। मुझे समझने में तुम्हें कुछ वक्त लगेगा, वैसे मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मुख्तसर सी बात यह है कि नागराज मेरी जान का दुश्मन है। वो मुझे हर कीमत पर खत्म करना चाहता है। कई रोज से मुझे शहर में तलाश किया जा रहा है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसे हमदर्द भी पैदा हो गए हैं जो मुझे अब तक उसकी पहुंच से दूर रखे हुए हैं। और ये बेला का क्या चक्कर है, उसे कैसे जानते हो? छमिया ने पूछा। बेला ही दरअसल वो नागिन है जो मुझे धोखे से नागराज के पास ले गई थी, मैंने जवाब दिया। बैद्यनाथ मंदिर से भाग निकला था और किसी तरह इस मंदिर में पहुंच गया और इत्तेफाक से उसके अंदर परोत की खुलवत गाह में दाखिल हो गया, जहां वो औरतों के साथ दादो ऐश कर रहा था। राजदारी के वादे पर उसने मेरी मदद की और मुझे इस मकान के रास्ते से बाहर निकाल दिया। बाद में मुझे पता चला कि वो नागराज के 2 आदमी मेरी तलाश में इस मंदिर में घुस गए थे और उन्होंने मेरे बारे में पूछने के लिए एक पुजारी को अजियत देकर हलाक भी कर दिया था। ये वही मकान है जहाँ से मैं मंदिर से बाहर निकला था। तुम्हारा मतलब है ये मकान, यानी इस मकान का मंदिर से भी कोई ताल्लुक है? छमिया के लहजे में हैरत थी। ये मंदिर सदियों पहले तामीर हुआ था, मैंने कहा। पुराने जमाने में राजाओं के महलों में इस तरह की साजिशें होती ही रहती थी। मंदिरों और महलों में जेर तामीर खुफिया रास्ते भी बनाए जाते थे। मैं तो मंदिर के सिर्फ एक ही खुफिया रास्ते से वाकिफ हूँ। मुझे यकीन है कि यहाँ और भी बहुत से खुफिया रास्ते और सुरंगें होंगी। पंडित बैरू सिंह, छमिया बुड़बड़ाई। इस मंदिर का पुरोहित है, बड़ा अयाश सा आदमी है। एक दिन तो मैं भी उसके हाथ आते आते रह गई थी। ओह, मैं चौंक गया। इसका मतलब है वो तुम्हें पहचानता होगा? नहीं, छमिया मुस्कुराई। हमारा आमना सामना सिर्फ चंद सेकंड का ही था। मैं आशीर्वाद लेने आई थी। उसने मुझे घेरने की कोशिश की थी, मगर मैं उसे उच्चा देकर भाग निकली थी। स्वागतम स्वागतम, वो मुझे देखते ही चिल्लाया और आगे बढ़कर बड़ी गर्मजोशी से हाथ मिलाया। हम आज तक नागराज की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सके थे, लेकिन तुमने उसे निचा कर रख दिया है। वो कड़ाई में फुल्की की तरह नाच रहा है। उसका कोई दुश्मन चंद घंटों से ज्यादा जिंदा नहीं रह सका, लेकिन तुम अब तक न सिर्फ जिंदा हो बल्कि उसके सीने पर मोंग दिल हो रहे हो। मुझे विश्वास है कि तुम उसे झुकने पर मजबूर कर दोगे। वो खामोश होकर छमिया की तरफ देखने लगा। ये नारी कौन है? ये मेरी है, तुम इसकी तरफ निगाह मत डालना, मैंने कहा। ओ नहीं नहीं, मेरे पास बहुत है, चाहो तो तुम भी 2-4 ले सकते हो, बैरू सिंह ने कहा। मुझे नारियों का अचार नहीं डालना, मैंने मुस्कुरा कर जवाब दिया। बैरू सिंह एकदम मुझसे बेतकल्लुफ हो गया था। उस रात अपना राज फाश हो जाने के खौफ से वो मेरी मदद करने पर मजबूर हुआ था और अब वो नागराज की वजह से मेरा साथ देने को तैयार हो गया था। ये जगह तुम लोगों के लिए मुनासिब नहीं है, मेरे साथ आओ, बैरू सिंह ने कहा। ललिता ने बाहर वाला दरवाजा अच्छी तरह चेक कर लिया और तमाम बत्तियां बुझा दी जो हमने जलाई थी। हम सुरंग में उनके साथ चलते रहे। मैंने कुछ देर बाद ही महसूस किया था कि हम किसी और रास्ते पर जा रहे थे। तकरीबन 20 मिनट तक हम पीछो हम खाती हुई सुरंगों में से गुजरने के बाद मंदिर वाली पहाड़ी की दूसरी तरफ एक और बंगलानुमा खूबसूरत मकान में निकल आए। उसके सामने कुशादा और खूबसूरत लान भी था और बाउंड्री वाल तकरीबन 12 फुट बुलंद थी। बंगले के सामने एक तंग सा रास्ता था जो तकरीबन 1 फरलांग आगे जाकर सड़क से जा मिलता था। यहाँ तुम लोग आराम से रह सकोगे। मैं एक दासी को यहाँ भेज दूंगा जो तुम लोगों के लिए जल पानी का बंदोबस्त कर दे। वो कहते हुए ललिता की तरफ मुड़ गया। ललिता, तुम जाओ, इनके लिए जल पानी का बंदोबस्त करो, मैं इस पाजी से कुछ बातें करूंगा। पाजी नहीं, नाजी, मैंने तस्हीह की। हाँ हाँ, वही, पंडित बैरू ने सारी लाया। ललिता उसी खुफिया रास्ते में दाखिल हो गई और हम आलीशान नशिशगाह में बैठकर बातें करने लगे। छमिया लाताल्लुक सी बैठी रही और कुछ देर बाद वो उठकर उस बंगले का मुआयना करने लगी। नागराज तो है ही राक्षस, पर शमशीर सिंह भी बड़ा पाखंडी है, पंडित बैरू कह रहा था। वो उसका दस्ते रास है, उसे रास्ते से हटा दिया जाए तो नागराज की आधी ताकत खत्म हो जाएगी। शमशीर सिंह कौन है ये? मैंने उलझी हुई निगाहों से उसकी तरफ देखा। राणा शमशेर सिंह, पंडित बैरू बोला। शहर के 3 बड़े होटल उसकी मलकियत है। इसके अलावा बड़ी लंबी चौड़ी जायदाद बना रखी है उसने। 10 साल पहले आया था तो मेरी तरह लंगोटी बांधे हुए था, फिर पता नहीं है उसने ये सब कुछ कैसे बना लिया। नागराज को उठाने में उसका भी बड़ा हाथ है, मगर मैंने तो सुना है कि नागराज को किसी सरकारी एजेंसी की हिमायत हासिल है। मैंने उसका नाम जानबूझकर नहीं लिया था, वो तो सब भी जानते हैं, पंडित बैरू ने कहा। इसी वजह से बड़े बड़े नेता और मिनिस्टर भी उस पर नमस्कार करने आते हैं। पर शमशेर सिंह का कांटा निकल जाए तो उसकी आधी ताकत खत्म हो जाएगी और आधी मंदिर हमारे कब्जे में आ जाएगा। मैं चौंके बगैर ना रह सका। गोया पंडित बैरू सिंह भी मुझे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। अब तक जिन लोगों को मैंने अपना हमदर्द पाया था उन सब का मकसद एक ही था, उन सब का मुश्तरका दुश्मन भी एक ही था, नागराज। और वो लोग मुझे उसके खिलाफ मोरे के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते थे। खुद उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो नागराज के खिलाफ कोई कदम उठा सकते और इत्तेफाक से मेरा दुश्मन भी नागराज था।
इस बात का मुझे बखूबी अंदाजा हो चुका था कि नागराज इस शहर के लोगों के लिए हवा बना हुआ था। उसकी शख्सियत ने इन सब को मस्खर कर रखा था और मुझे उस बुत को तोड़ना था। हम देर तक राणा शमशेर सिंह और कुछ और नामों के बारे में बातें करते रहे। तकरीबन 1 घंटा गुजर गया। हमारे लिए खाना ललिता लेकर आ गई। उसके साथ ही एक और लड़की भी थी। उसकी उम्र 20 साल से ऊपर नहीं थी। वो बेहद हसीन थी। उसका लिबास भी कुछ अजीब सा था। आधे गज का कपड़े का टुकड़ा जिस्म के निचले हिस्से पर लगा हुआ था और जिस्म के बालाई हिस्से पर लिपटा हुआ कपड़ा तो 2 बारिश से ज्यादा नहीं था। ललिता और पंडित भैरू चले गए, लेकिन समित्री नाम की वो दासी हमारे पास रह गई। छमिया के तासरात से मैंने अंदाजा लगा लिया था कि वो समित्री से कुछ जलने लगी थी। ये बंगला मेरे लिए बेहतरीन पनाहगाह साबित हुआ था। यहाँ मैं ऊंची 4 दीवारी के अंदर आजादी से घूम फिर भी सकता था और किसी की मुदाखलत का अंदेशा भी नहीं था। बरामदे में खड़े होकर सामने वाली पहाड़ियों का नजारा भी किया जा सकता था। उन पहाड़ों पर कहीं कहीं काटेज और बंगले वगैरह भी दिखाई दे रहे थे। मुझे इस बंगले में रहते हुए 20 दिन गुजर गए। इसी दौरान ना तो मैं बाहर निकला था और ना ही किसी जरिए से अलका उगनी ओतरी या शांता से राब्ता करने की कोशिश की थी। हो सकता है वो दोनों मेरे बारे में परेशान हो और किसी और रंग में सोच रही हूँ। इन 20 दिनों में मेरी दाढ़ी और मूछें बेतहाशा बढ़ चुकी थी। सर के बाल भी बढ़ गए थे। मैंने खास मकसद के तहत कई रोज से ना तो दाढ़ी मूंछों को छेड़ा था और ना ही सर के बाल कटवाए थे, जिसके नतीजे में वो चिड़िया के घोंसले की तरह फैल गए थे। और फिर एक रोज मैंने बाहर निकलने का फैसला कर लिया। पंडित भैरू ने मेरे लिए साधुओं वाला लिबास और दूसरी चीजों का बंदोबस्त कर दिया। घुटनों तक लंबा गिरवा चोगा, दोनों कलाइयों पर स्टील के कड़े, हाथों की उंगलियों में चांदी की मोटी मोटी अंगूठियां जिनमें मसनूई अकीक और इस किस्म के पत्थर जुड़े हुए थे, माथे पर कचका, गले में रंग बिरंगे मोटे मोटे मोतियों की मालाएं, एक हाथ में तरशोल और दूसरे हाथ में तकरीबन 1.5 फुट लंबा एक गोल डंडा जिसे उसी हाथ से उस कलाई में पड़े हुए आहनी कड़े को बजाता। पैरों में लकड़ी की खड़ाओं जिन्हें पहनकर मैंने कई रोज तक चलने की प्रैक्टिस की थी। मेरी आंखों में खून जैसी सुर्खी थी। कंधे पर एक मैला सा थैला भी लटका हुआ था। इस अरसे में मैंने समित्री, ललिता और पंडित भैरू से हिंदी के चंद जुमले भी सीख लिए थे। हिंदी अल्फाज बोलने में छमिया ने भी मेरी बड़ी मदद की थी। उस रोज सुबह 11 बजे जब मैं मंदिर के गेट से बाहर निकला तो मुझे देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि मैं मुसलमान हूँ। मैं हर लिहाज से हिंदू साधु ही लग रहा था। चलते हुए मैं कुछ ऐसे अश्लोक भी पढ़ता जा रहा था जिन्हें मैं खुद नहीं समझता था। दूसरों की समझ में क्या आते। मैं दिन भर में शहर घूमता रहा, मुख्तलिफ मंदिरों में भी गया। खड़ाओं की वजह से मुझे चलने में खासी तकलीफ हो रही थी, इसलिए मैंने खड़ाएं थैले में डाल ली और ज्यादातर नंगे पैर ही फिरता रहा। शाम से जरा पहले मैं आदिनाथ मंदिर के सामने पहुंच गया। 5 बजे से रात 9 बजे तक यहाँ बड़ी चहल पहल हुआ करती थी। मंदिर की सीढ़ियों के सामने वाली सड़क पर और भी बहुत से साधु अपने अपने अड्डे जमाए बैठे थे। मैं भी फूलों वाली एक दुकान के सामने खड़ा हो गया। ये वही दुकान थी जिसकी बगल में वो तंग सा रास्ता था जहाँ से मैं उस रात फरार हुआ था। उस जगह का इंतखाब मैंने इसलिए किया था कि किसी हंगामी सूरत हाल में उसी रास्ते भागने का मौका मिल सके। दूसरे साधुओं की तरह मैंने भी एक कपड़ा जमीन पर बिछा दिया, उसके करीब ही तरशोल जमीन पर गाड़ दिया और एक पैर पर खड़ा हो गया। एक पैर पर देर तक खड़ा रहना बड़ी मुशक्कत का काम था, लेकिन मुझे यात्रियों को मुतासर करने के लिए कोई ना कोई शोभा तो दिखाना ही था। पंडित भैरू सिंह ने मुझे और भी चंद छोटे छोटे चमत्कार सिखा दिए जिनसे ज़ईफुल अकीदा हिंदुओं को मुतासर किया जा सकता था, मगर अभी वो चमत्कार दिखाने का मौका नहीं आया था। मैं तकरीबन 2 घंटों तक एक टांग पर खड़ा रहा। मैंने दोनों हाथ नमस्कार के अंदाज में उठा रखे थे। उनकी पोजीशन में भी कोई फर्क नहीं आया था। यात्री मेरे करीब आकर रुकते, नमस्कार करते, मेरे सामने बिछे हुए कपड़े पर कुछ पैसे या कोई और चीज डाल देते और आगे बढ़ जाते। 2 घंटों में उस कपड़े पर 15-20 रुपयों की रकम के अलावा खाने पीने की बहुत सी चीजें जमा हो चुकी थी और मैं सोच रहा था कि मंदिर के सामने फुटपाथ पर खड़े हुए साधुओं की इतनी कमाई हो रही थी तो मंदिर की आमदनी का क्या हाल होगा। मैंने तो ये सुना था कि औरतें अपने कीमती जेवर तक उतार कर मूर्तियों के चरणों में डाल देती थी और यही दौलत पुजारियों की आयाशी का जरिया बनी हुई थी। मैंने ये बात खास तौर से नोट की थी कि कुर्बा जवार में बैठे हुए दूसरे साधु बड़ी खूनख्वार नजरों से मेरी तरफ देख रहे थे। एक ऐसा आदमी भी मेरे पास आकर रुका जिसकी उम्र 30-32 के लगभग रही होगी। उसने अपनी माँ को पुष्ट पर लाद रखा था। उस औरत की उम्र 70 से ऊपर ही होगी, हड्डियों का ढांचा थी। उस शख्स ने एक हाथ से माँ को संभाले रखा और दूसरे हाथ से जेब से 50 का सिक्का निकालकर मेरे सामने बिछे हुए कपड़े पर डाला और मंदिर की सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। और फिर मैंने एक और दिलचस्प मंदिर देखा। उससे मुझे ये भी अंदाजा हुआ कि रिज़्क़े हलाल खाने वाले किस किस तरह मुशक्कत करते और कैसे कैसे कठिन मराइल से गुजरते। उस आदमी की उम्र 45 के लगभग रही होगी। मखसूस अंदाज में बंधी हुई मैली सी धोती के अलावा जिस्म पर और कोई लिबास नहीं था। उसने कंधे पर एक डंडा रखा हुआ था जिसके दोनों तरफ तराजू की तरह पलड़े थे। एक ऐसे तराजू आपने लकड़ी के टाल पर जरूर देखे होंगे और उस तराजू के दोनों पलड़ों में 2 नईफो नजार बूढ़े बैठे हुए थे। उनका सारा बोझ उस मजदूर की गर्दन पर था जिसने एक हाथ से गर्दन पर टिके हुए डंडे को संभाल रखा था और दूसरे हाथ में सारे के लिए एक लकड़ी थी।
اس کے سیاہ بدن پر پسینہ موتیوں کی طرح چمک رہا تھا۔ وہ اپنے کندھوں پر 2 یاتریوں کا بوجھ اٹھائے اوپر مندر کی سیڑھیاں کی طرف جا رہا تھا۔ دوسری طرف میری طرح ہٹے کٹے سادھو اور پنڈت تھے جو حرام کی کھا رہے تھے۔ 2 گھنٹوں تک ایک پیر پر کھڑے رہنے کے بعد میں آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ میں گہری نظروں سے ہر آتے جاتے شخص کو دیکھ رہا تھا۔ مندر میں آنے والے دولت مند بھی تھے اور ایسے غریب بھی تھے جن کے جسموں پر ایک لنگوٹ کے علاوہ اور کوئی لباس نہیں تھا۔ مجھے دراصل ایک ایسے شخص کا انتظار تھا جو شام 6 اور 9 بجے کے دوران کسی وقت بھی آتا تھا۔ اس وقت 9 بجنے والے تھے لیکن میرا مطلوبہ آدمی وہاں نہیں آیا۔ رونق اب ختم ہونے لگی تھی۔ سڑک پر بیٹھے ہوئے سادھو بھی اپنا کاروبار سمیٹ کر ایک ایک کر کے جانے لگے تھے۔ میں نے بھی چادر پر بکھرے ہوئے سکے اور نوٹ سمیٹے۔ 49 روپے 50 پیسے کی رقم تھی۔ پرساد کے نام پر ملنے والی مختلف اقسام کی مٹھائی کے ٹکڑے، ناریل اور کھانے پینے کی دیگر چیزیں اس کے علاوہ تھی۔ مندر والی گلی سے باہر آ کر میں نے ساری رقم اور تمام چیزیں فٹ پاتھ پر بیٹھی ہوئی ایک بڑھیا کی جولی میں ڈال دی اور ہری اوم کا ورد کرتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ میرا مطلوبہ آدمی 3 دن بعد نظر آیا۔ وہ تقریباً 1 گھنٹے بعد مندر سے نکلا تھا۔ وہ شخص جیسے ہی مندر میں داخل ہوا تھا میں نے اپنا بوریا بستر سمیٹ لیا اور جیسے ہی وہ واپس آیا میں نے اس کا پیچھا شروع کر دیا۔ گلی سے باہر سڑک پر سفید رنگ کی ایک کار کھڑی تھی۔ وہ شخص اندر بیٹھ کر انجن سٹارٹ کرنے لگا۔ میں بڑی پھرتی سے پیسنجر سیٹ والا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا اور چوکے کے اندر سے ریوالور نکال کر اس کے پہلو سے لگا دیا۔ شور مت مچانا مسٹر کالیا، میرے حلق سے گراہٹ نکلی۔ کار کو ناکی جھیل کی طرف لے چلو۔ کون ہو تم؟ کالیا کا چہرہ دھواں ہو گیا لیکن اس نے فوراً ہی اپنے آپ پر قابو پا لیا۔ کالیا پر ریوالور تاننے کا مطلب سمجھتے ہو؟ اگر تم نے گاڑی آگے نہ بڑھائی تو گولی تمہارے سینے میں اتار دوں گا، میں نے اسے دھمکی دی۔ اور ایک بات اور سن لو، ناجی صرف اپنی بات منوانا جانتا ہے، دوسرے کی بات کا مطلب سمجھنے کی میں نے کبھی کوشش نہیں کی۔ ناجی؟ وہ ہکلا گیا۔ اس کا چہرہ ایک بار پھر دھواں ہو گیا لیکن اگلے لمحے اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ میں شہر کے سارے راستوں سے واقف ہو چکا تھا۔ تمہاری کار نے ناکی جھیل کے علاوہ کسی اور طرف کا رخ کیا تو بلا دریغ گولی چلا دوں گا۔ میں نے اسے دباؤ میں رکھنے کے لیے ریوالور کی نال سے اس کے پہلو پر ہلکا سا دباؤ ڈال دیا۔ وہ اتنا بے وقوف بھی نہیں تھا کہ اس وقت کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کرتا۔ کار شہر سے نکل کر ناکی جھیل کی طرف جانے والی سڑک پر آ گئی۔ دونوں طرف چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھی۔ میری ہدایت پر کار اس نے ایک پتھریلے راستے پر موڑ دی اور پہاڑیوں میں کافی اندر جا کر میں نے کار رکوا لی اور کالیا کو نیچے اتار دیا۔ ہم دونوں کے علاوہ یہاں دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ میں نے اسے ریوالور کی زد پر رکھتے ہوئے کہا، اگر تم میری 1-2 باتوں کا جواب دو گے تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ بصورت دیگر یہ سمجھ لو کہ یہاں تمہاری چیخیں سننے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ تم اب تک بچے ہوئے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ہم پر حاوی ہو گئے ہو، کالیا نے کہا۔ تمہاری موت گزرنے کے ہر لمحے کے ساتھ ساتھ تمہارے قریب آ رہی ہے، تم بچ نہیں سکو گے۔ دہشت گردی کی تربیت کا کیمپ کہاں ہے اور شمشیر سنگھ کا اس سے کیا تعلق ہے؟ میں نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ میرے سوال پر وہ اچھل پڑا۔ چند لمحے مجھے گورتا رہا، پھر اچانک ہی اس نے میرے ہاتھ پر ٹھوکر مار دی۔ ریوالور میرے ہاتھ سے نکل کر دور جا گرا۔ اس کا یہ پہلا حملہ غیر متوقع تھا لیکن اس کے بعد تو میں نے اسے موقع نہیں دیا۔ میں نے اسے گونسوں اور ٹھوکروں پر رکھ لیا۔ یہاں ہمارے بیچ مداخلت کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ ہم آزادی سے ایک دوسرے پر حملے کرتے رہے۔ کبھی میں اس پر حاوی ہو جاتا اور کبھی وہ مجھے دبا لیتا۔ ایک موقع پر میں پشت کے بل گرا، میرا سر ایک پتھر سے ٹکرایا۔ آنکھوں کے سامنے نیلی سی چنگاریاں رقص کرنے لگی۔ میں سر کو زور سے جھٹکے دینے لگا، پھر میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ کالیا نے دونوں ہاتھوں میں ایک بہت بڑا پتھر اٹھا لیا تھا۔ شاید وہ میرا سر کچلنا چاہتا تھا لیکن میں عین وقت پر بڑی پھرتی سے ایک طرف ہٹ گیا۔ پتھر ٹھیک اسی جگہ لگا جہاں 1 سیکنڈ پہلے میں موجود تھا۔ اس کے بعد میں نے کالیا کو موقع نہیں دیا۔ اس کی دنائی کے ساتھ ساتھ میں اسے سوالات بھی پوچھتا رہا لیکن وہ بڑا سخت جان ثابت ہوا۔ اس نے زبان نہیں کھولی۔ اس پر مزید توانائی ضائع کرنا بیکار تھا۔ وہ آخری مرتبہ جیسے ہی نیچے گرا میں نے ایک پتھر اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا۔ کالیا کی کھوپڑی پاش پاش ہو گئی۔ وہ پتھروں پر مرغے بمبیسل کی طرح تڑپتا رہا اور میں ایک طرف کھڑا تماشا دیکھتا رہا۔ میں نے اپنا ریوالور تلاش کیا، کالیا کی لاش کو کار کی ڈکی میں ڈالا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر انجن سٹارٹ کر دیا۔ کار میں نے شہر کے پہلے چوراہے پر چھوڑ دی اور بڑے اطمینان سے مختلف راستوں پر چلتا ہوا اپنے ٹھکانے پر آ گیا۔ صبح پورے شہر میں کھلبلی سی مچی ہوئی تھی۔ ناگراج کا ایک اہم آدمی مارا گیا تھا اور واضح طور پر میرا نام لیا جا رہا تھا۔ ناگراج کے آدمی اور پولیس ایک بار پھر میری تلاش میں سرگرم ہو گئی۔ 1 ہفتہ گزر گیا اور اس 1 ہفتے کے دوران ناگراج کے 3 اور اہم آدمی میرے ہاتھوں مارے گئے۔ پورے شہر میں ایک دہشت سی پھیل گئی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ ناگراج کے قریبی آدمی اس طرح مارے جا رہے تھے اور وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ آخری آدمی کو میں نے آدی ناتھ مندر کے اندر ہی گلا گھونٹ کر ہلاک کیا تھا۔ اس کی لاش برآمد ہوئی تو مندر کے پجاریوں میں بھی ایک سنسنی سی پھیل گئی۔ اس روز میں نے پہلی مرتبہ ناگراج کو دیکھا۔ وہ غصے میں پاگل ہو رہا تھا۔
اس کے سر پر بال ہوتے تو وہ یقیناً انہیں نوش ڈالتا، ویسے اس کا غیظ و غضب قابل دید تھا، اور پھر اسی روز ناگراج مندر سے غائب ہو گیا۔ یہ میری بہت بڑی کامیابی تھی، میں نے ناگراج جیسے شخص کو روپوش ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ اسے اگلے روز رات 2 بجے کے قریب پیٹرول پمپ کے علاقے میں واقع ایک شاپنگ سینٹر میں بیلا کو دیکھ کر میں چونک گیا۔ بیلا جینز اور ٹی شرٹ پہنے ہوئے تھی۔ میں نے اب تک جتنے آدمیوں کا شکار کیا تھا ان میں سے ہر ایک نے انکشاف کیا تھا کہ بیلا ناگراج اور رانا شمشیر سنگھ کے سب سے زیادہ قریب تھی۔ میں نے بیلا کا تعاقب شروع کر دیا۔ پچھلی مرتبہ وہ اپنے ساتھیوں کی مداخلت کی وجہ سے بچ گئی تھی، لیکن اب میں اسے ایسی جگہ لے جاتا جہاں ناگراج یا اس کے آدمیوں کے فرشتے بھی اس کا سراغ نہیں لگا سکتے تھے۔ بیلا شاپنگ کرتی پھر رہی تھی۔ وہ کئی دکانوں میں گئی، میں سائے کی طرح اس کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ جب وہ کسی دکان میں جاتی تو میں باہر کھڑا رہتا۔ اس نگرانی کے دوران بیلا نے ایک مرتبہ بھی میری طرف نہیں دیکھا تھا۔ آخر کار وہ کچھ آگے جا کر سرخ رنگ کی ایک کار کے قریب رک گئی۔ اس کے ہاتھ میں 3-4 شاپنگ بیگ تھے۔ دوسرے ہاتھ سے اس نے ڈرائیونگ سائیڈ کا دروازہ کھولا، پہلے جھک کر شاپنگ بیگ پچھلی سیٹ پر ڈالے اور پھر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اس نے جیسے ہی چابی اگنیشن میں لگائی میں اس کے قریب پہنچ گیا۔ سندری، میں نے جھکتے ہوئے کہا، یہ سادھو بہت تھک گیا ہے، اگر تم اسے اپنی کار میں کچھ دور تک چھوڑ دو تو بڑی کرپا ہوگی، بھگوان تم سے خوش ہو جائیں گے۔ یہ لوگ آپ کے لیے دوسری کار لے آئے ہیں سادھو مہاراج، آپ اس میں بیٹھ جائیے۔ بیلا نے مسکراتے ہوئے پیچھے اشارہ کیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا اور میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ سینے میں سانس رکتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ 2 آدمی تھے جو مجھ سے صرف 2 قدم کے فاصلے پر کھڑے تھے۔ دونوں کے ہاتھوں میں پستول تھے جن کا رخ میری ہی طرف تھا۔ میں نے جیسے ہی اپنی جگہ سے حرکت کی، ان میں سے ایک نے بڑی پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پستول کا دستہ میرے سر پر رسید کر دیا۔ ضرب خاصی زوردار تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے نیلی پیلی چنگاریاں رقص کرنے لگی اور پھر میرا ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔